समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां पर आप हमें राजनीति से जुड़े प्रश्न भेजते हैं और उन सभी के हम आपको कोशिश करते हैं जवाब दे पाएं। अभी आपने देखा होगा एआईएडीएमके और बीजेपी का एक तरह से अनाउंसमेंट अमित शाह ने किया है कि टाई अप हो गया है। इस पे सबसे पहले अगर आप हमें बता पाएं, इसको किस तरह से देखते हैं इस इशू को? देखिए, इसलिए अब मेरे हाथ में स्पेक्स भी है और मैं अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मैं कुछ नोट्स ले रहा था जी कि होना ही था। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो अमित शाह इन्होंने कहा है। पहली बात, जहाँ तक अलायंस की बात है, अब लार्जर पिक्चर देखिए वो क्या सेट कर रहे हैं। पहला तो अलायंस ऑलमोस्ट लग ही रहा था जब अन्नामलाई हटे वहाँ से, मतलब कि अब अन्नामलाई रिप्लेस किए जा रहे हैं, तभी लग रहा था इसी के लिए हो रहा है। लेकिन मेन मुद्दे जो है इसमें अलायंस में आप देखें, पहली बात अगर नंबर्स को आप देखेंगे ना, अगर आप 2021 का असेंबली चुनाव लीजिए तो उसमें जो डीएम के लेड फ्रंट जो है उनको करीब 45%, 45 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट्स आए थे जी और एनडीए को वो करीब 40% थे। तो मतलब 5.5% परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस था। आप लोकसभा में जब ये अलग हो गए, मतलब जब एआईडीएमके ने 2023 में एआईडीएमके ने अपने एनडीए से निकल गई थी, उसमें जब परसेंटेज आप देखेंगे तो 45 अगर असेंबली इलेक्शन में था 2021 में, तो डीएमके लेड फ्रंट का करीब 47% हो गया लोकसभा में आके। और चूंकि एआईडीएमके निकल गई तो एक फ्रंट बना, एआईडीएमके डीएमके गई, डीएमडीके गई एक साथ, और बीजेपी और 2-4 और पार्टी साथ में गई। तो एनडीए जो था विदाउट एआईडीएमके उसको करीब 18% वोट्स आए, और एआईडीएम के साथ जो थे वो दोनों पार्टी एआईडीएमके और डीएमडीके, उनके करीब 23% वोट्स आए। तो मतलब वो करीब दोनों जोड़ दीजिए, अगर जब वो वापस आए हैं तो लोकसभा में भी आपको जो अपोजिशन फ्रंट है, एनडीए का फ्रंट बेसिकली, अगर एआईडीएम के साथ होती तो 41% उस समय भी था। तो लोकसभा में इनका वोट का जो गैप होता है दोनों का, डीएम के लेड अलायंस का और एनडीए का, वो 6% ही था। अगर हम देखें कि एआईडीएम के अगर साथ में होती तो दोनों का मेन फ्रंट जो बन रहा है 5-6% का दोनों में वोट गैप रहा है। लेकिन चूंकि अलग अलग लड़े तो देखा गया अपने क्या हुआ अपोजिशन फ्रंट का। तो अब जब ये, इसीलिए अब जब एआईडीएम के साथ बीजेपी है, उनको भी रियलाइजेशन होगा कि अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखिए, बीजेपी को भी लोकसभा में काफी वो रहा, मतलब काफी मोमेंटम मिला था, जितनी पब्लिसिटी थी कुछ ज्यादा ही हाइप हो गया था। लेकिन बीजेपी के परसेंटेज में काफी इंक्रीज हुआ। जी अब नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चुनाव हो रहा था, एक मेजर उसका जो ये देख रहे थे कि तमिलनाडु में इसका मेजर इम्पैक्ट होगा। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 11.2 11 पॉइंट उसके अराउंड रहा है, थोड़ा मोड़ा 11%, 11 पॉइंट सम परसेंट से ऊपर। अब है इम्प्रूवमेंट था, मतलब बीजेपी को 7.5 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा वोट आए जो पिछले इलेक्शन से था। लेकिन और दूसरी बात भी थी कि बीजेपी के सिंबल पे केवल 23 लोग लड़े थे। तो 23 सीट पे लड़ रहे हैं तो 11.2% मतलब क्रेडिटेबल है, मतलब ठीक ठाक बीजेपी का काफ़ी राइज हुआ है। लेकिन अब जब असेंबली आएगा, जब नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, तो उतना ज़्यादा आप उतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और अकेले जाना बहुत मुश्किल था बीजेपी के लिए। तो एआईडीएमके के से साथ जाना नेसेसिटी थी, जो अब फाइनली हुई है। जी अब अलायंस हुआ है। अब जो मेन जो होगा इसमें, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो कि अब जिस तरह से फ्रेम करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स अभी जो तमिलनाडु की है, एक तरफ से जैसे डीएमके ने या स्टालिन ने एक तमिल अस्मिता का सवाल बना लिया है कि एक नॉर्थ वर्सेस साउथ का भी एक हो गया है, कि एक हिंदी पार्टी बीजेपी है जो कि हमारा पूरा जो है तमिल प्राइड को हर्ट कर रही है।
इसीलिए आपने देखा हिंदी इम्पोजिशन को लेके हो रहा है, लैंग्वेज में। थ्री लैंग्वेज वाले कंट्रोवर्सी को लेके, उसमें नीट पे आप देख रहे हैं, डिलिमिटेशन को लेके कि तमिलनाडु का सीट जो है कम हो जाएगा, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जो है सो एक तरह से तमिल प्राइड का इन्होंने बना के रखा है, तमिल सब नेशनलिज्म कर लीजिए, उसको लेके उस फ्रंट का ये स्टालिन का अपना गेम प्लान है। दूसरी तरफ आज जो अमित शाह ने जो कहा है वो इंटरेस्टिंग है। देखिए, अब जैसे इन्होंने नीट पे पूछा गया, डिलिमिटेशन पे पूछा गया, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पे पूछा गया कि भाई इन इश्यूज पे तो एआईएडीएम का अलग स्टैंड है, आपके तो आप साथ में कैसे रहेंगे? तब अमित शाह का कहना था कि ये ध्यान भटकाने के लिए वो लोग कर रहे हैं, हमारे लिए मुद्दा है करप्शन, मतलब लिकर स्कैम हुआ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, जो रियल इश्यूज हैं हम उस पे हम कंटेस्ट करेंगे और उसमें एआईडीएम को, इसमें डीएम के लिए गवर्नमेंट को हम हटाएंगे इस इश्यूज को लेके। तो अब जो फ्रेम कर रहे हैं डीएम की, जो अपनी पॉलिटिक्स एक साल पहले जिस इलेक्शन के लिए जो एजेंडा तैयार कर रहे हैं, अब ये एनडीए का एजेंडा देखते हैं कि वो ये सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो हैं, नीट, डिलिमिटेशन, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जिस पे डीएम के खेलने की कोशिश करेगी, उसको अब बीजेपी या एनडीए उसको छोड़ के चाह रही है कि हम मेन मुद्दे विकास का होगा, करप्शन का होगा, एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स का होगा, लॉ एंड ऑर्डर का उसका इश्यूज होगा। तो ये फ्रेम इसमें हो रहा है। लेकिन अब एआईएडीएम के उसमें क्या क्या करेगी? क्योंकि एआईएडीएम का मेजर प्रॉब्लम वही था, जब तमिलनाडु में है और जिस तरह से सेंटर वर्सेज स्टेट हो गया है, हिंदी वर्सेज तमिल बनाया जा रहा है, इसमें एआईएडीएम को मुश्किलें हो रही थी बीजेपी से। लेकिन उसमें इसीलिए सबसे बड़ा हिंट दिया है उसमें अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाएंगे। मतलब कहने का ये है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऑब्वियसली ये सारे इश्यूज जो है कंट्रोवर्शियल इश्यूज, फिर उसमें फिगर नहीं करेंगे। और उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि हम लड़ेंगे ईके पलानीस्वामी के नेतृत्व में, मतलब वो हमारे एक तरह सीएम कैंडिडेट हो गए। तो एजेंडा बेसिकली कह सकते हैं उनका चलेगा, उनके नेतृत्व में है। और सीएमपी जब बनेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उनके कहने का मतलब था ये जो इश्यूज है, उन्होंने कहा नहीं बट सजेशन हो वो इश्यूज है वो उसमें फिगर शायद नहीं करे, तो उससे थोड़ा एआईएडीएम को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हमारे आज के जो सवाल हैं वो उसी से जुड़े हैं। अभिषेक, जो उनका दूसरा सवाल है, मैं उससे पहले शुरुआत करूंगी। वो जानना चाहते हैं ओपीएस और शशिकला टीटीवी गुटों का क्या होगा? आपके अनुसार अन्नामलाई के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? केंद्र की ओर जाना या तमिलनाडु की राजनीति में बने रहना? साथ में हमारे एक और व्यूअर हैं रूफ 007, जो ये जानना चाहते हैं कि आप अभी तक अन्नामलाई के समय और निर्णयों का आंकलन आप कैसे करते हैं? तो जहाँ देखिए ओपीएस टीटीवी दिनकरन का ये बात पूछी गई, इनसे भी अमित शाह से भी आज पूछी गई थी जी, कि उनका अब क्या होगा, बिकॉज ईपीएस और ओपीएस का संबंध सबको पता है, कैसे उनको एक्सपेल कर दिया गया था। और ईपीएस लगातार कहते जा रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं उठता ओपीएस का वापस एआईएडीएम के में आने का, मतलब 36 का आंकड़ा उन्होंने। लेकिन आज जब अमित शाह से पूछा गया उनका क्या होगा टीटीवी दिनकरन का ओपीएस का, उन्होंने कहा कि ये बातें हम बैठ के तय करेंगे, मतलब एआईएडीएम के बीजेपी बैठ के तय करेगी कि उनका क्या रोल होगा। तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि वो फॉर्मली शायद अलायंस के पार्टनर बने नहीं बने, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ओपीएस के और टीटीवी दिनकरन के लिए वो बीजेपी सबसे बड़ी होप रही है, और ओपीएस की अच्छी बनती है मतलब बीजेपी हाईकमांड से। और याद होगा कि जब दोबारा ओपीएस ईपीएस मिले थे, जब सीएम डिप्टी सीएम बने दोनों, उसमें भी रोल बीजेपी के का ही रहा था, दोनों फैक्शन को साथ में लाने का। तो बीजेपी उनको डंप तो नहीं करेगी, मतलब अलायंस एआईएडीएम से इंपॉर्टेंट डंप पूरा नहीं करे शायद, मतलब अभी तक मुझे जो लग रहा है। हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, अगर एआईएडीएम के मान गए कि चलो भाई इनको अब बीजेपी के टिकट पे लड़ने दो, तो वो हो सकता है, या हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट लड़ने दो और हम थोड़ा बैक करेंगे। तो कुछ हो सकता है कि डायरेक्ट वो कोई अलायंस नहीं हो, शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस पे एक फाइनल वर्ड कहना अभी इस स्टेज में मुश्किल होगा। दूसरा सवाल क्या था अन्नामलाई के बारे में, उनका आंकलन आप कैसे देखते हैं और उनके लिए आगे का क्या रास्ता होगा? देखिए, अन्नामलाई का भी उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उनसे। जब अमित शाह से पूछा गया कि ये क्या अन्नामलाई को आप इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि आपको एआईएडीएम के से अलायंस करना था। अब क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड है। देखिए, जब 2023 में जब एआईएडीएम के ने एनडीए से निकले थे, तो उन्होंने जो रीजन गिनाया था, रीजन ये था कि हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे जयललिता थी या मतलब अन्ना डुराई हों, कि इनके बारे में यहाँ की जो लीडरशिप बीजेपी की है ये कुछ कुछ कहती रहती है और कई साल से बोलती रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम मतलब निकल रहे हैं। एक उसका वो कारण उन्होंने दिया था मेन।
वो अन्नामलाई पे बेसिकली हिट कर अन्नामलाई को अटैक कर रहे थे उसको लेके। तो अन्नामलाई के इशू पे वो निकले थे। और अभी भी इस बार देखें, जब अलायंस का बात शुरू हुआ, जब करीब लास्ट वीक ऑफ मार्च में ईपीएस आए दिल्ली में और अमित शाह से मिले, उसके बाद फिर दोबारा उसके बाद फिर अन्नामलाई गए अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली में, और उसके बाद आके वापस, बट अभी कुछ लास्ट वीक इन्होंने अनाउंस किया अन्नामलाई ने कि भाई मैं स्टेट प्रेसिडेंट की रेस में नहीं हूँ। तो बड़ा क्लियर है कि मतलब हो गया, वो ईपीएस से मीटिंग में तय हो गया था कि भाई अन्नामलाई जब तक रहेंगे हमारा अलायंस नहीं होगा। तो आज आपने देखा कि जैसे कैसे अभी इन्होंने नयनार नागेंद्रन, उन्होंने बीजेपी स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। वही होंगे, बिकॉज बीजेपी में जैसा हम कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा कोई कंटेस्ट तो होता नहीं स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट के लिए, नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट के लिए। अभिषेक का हमारे जो एक व्यूअर है उनका यही प्रश्न है कि सबसे उपयुक्त कौन होंगे स्टेट हाँ, तो प्रेसिडेंट। नयना नागेंद्रन देखिए उनको लाया गया है, तो पहली बात इस अलायंस में अन्नामलाई को इस अलायंस के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया गया, ठीक है आप मतलब ये नहीं रहेंगे। अब आज क्वेश्चन अमित शाह से पूछा गया कि उनका क्या होगा, स्टेट में काम करेंगे वो दिल्ली में काम करेंगे। तो अमित शाह ने कहा देखिए हमारी पार्टी के बारे में आप ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, हम खुद ही हम खुद डिसाइड कर लेंगे। अन्नामलाई के जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात है, मेजर रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी में एक मोमेंटम उन्होंने दिया, क्योंकि एआईडीएमके सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होगी, बीजेपी के पास केवल 4 ही एमएलए होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 21 के असेंबली इलेक्शन के बाद से ही, मतलब 23 से कहिए जब अन्नामलाई प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से ऐसे तमिलनाडु जाएंगे तो बात जो डिबेट चलता है पॉलिटिक्स में वहाँ पे, जैसे लगता है कि बीजेपी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हो। 4 एमएलएज हैं, लेकिन अन्नामलाई वहाँ का नैरेटिव पॉलिटिक्स का सेट कर रहे थे, और जिस तरह से एग्रेसिवली अटैक कर रहे थे डीएमके पे, ऐसा आपको वहाँ पे लगता कि जैसे एआईडीएमके नहीं बीजेपी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हो। ये उन्होंने जो बज क्रिएट किया, तो वो जनरली होता क्या है कि आपको किसी भी स्टेट में एक अपोजिशन पहले उभरना होता है। अब मैं भी जैसे तमिलनाडु में घूम रहा था लोकसभा चुनाव में, तो जनरली क्या था कि बीजेपी को ऑल्टरनेटिव रूप में देखा ही नहीं जाता, लेकिन ऐसे पिच करना पार्टी को, अब जिस तरह से नैरेटिव आपने डिक्टेट करना शुरू किया, उससे पार्टी का काफी फायदा हुआ है, और जो मोमेंटम मिला, जो 11% वोट आए बीजेपी को, काफी लोकल इशू उन्होंने उठाए। हाँ, उसमें इसका काफी कंट्रीब्यूशन है। तो अन्नामलाई का ये मेजर कंट्रीब्यूशन है कि एक पहले भी रहा, बीजेपी पहले भी चुनाव जीती है वहाँ पर, कई लोकसभा चुनाव जीती है वहाँ पे, 2 बार कोयम्बटूर जीत गई, कन्याकुमारी जीत गई, लेकिन वो उस तरह से पार्टी की चर्चा कभी नहीं हुई तमिलनाडु में, जो कि अन्नामलाई के आने के बाद हुई। अभिषेक उसी के बारे में जानना चाहते हैं, जब अन्नामलाई का एक तरह से अगर हम कहें टेन्योर इतना अच्छा रहा, तो क्यों एआईडीएमके को बीजेपी मना नहीं पाई कि अन्नामलाई को रखें? देखिए 2 चीज़ें, एक तो अब जैसे मैंने कहा कि अन्नामलाई के कुछ कमेंट्स जो थे जयललिता पे हो या अन्नादुरई पे हो, इसको लेके जो थोड़ा सा बिटरनेस था, लेकिन दूसरा उसमें एक सबटेक्स्ट दूसरा है। देखिए अन्नामलाई भी गाउंडर कम्युनिटी से आते हैं और ईपीएस भी गाउंडर कम्युनिटी से आते हैं। ये दोनों वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु से आते हैं दोनों। तो उधर जो है ग्राउंडर का काफ़ी सिग्निफिकेंट चंक है वो रीजन जो है, उसमें अब एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकता ना। अब ईपीएस गाउंडर के चेहरा बन के उभरे हैं, सीएम भी रहे हैं। अगर अन्नामलाई और ऊपर बढ़े तो आज न कल वो थ्रेट बन सकते हैं, अगर बीजेपी उतना आगे बढ़ी और अन्नामलाई इतने बड़े हुए तो एक तो वो है। दूसरा कि बीजेपी साउथ में, सदर्न तमिलनाडु में काफ़ी एक्सपेंड करने की कोशिश काफ़ी सालों से कर रही है। अब उनको सदर्न तमिलनाडु में उनको दिक्कत जो है, जैसे देखिए पहले भी कहा जाता है ना कि बीजेपी की कहते हैं कि हिंदुत्व पे खेलती है बीजेपी, या मोदी का जो एक डेवलपमेंटल पिच है, लेकिन वहाँ पे ठीक से वहाँ की राजनीति को देखें तो वहाँ भी बीजेपी बहुत ही एटलीस्ट पिछले कुछ सालों से एक पूरा कास्ट वाला खेल रही है। उनको पता है कि हिंदुत्व का एक लिमिटेड रीच है। तो आप देखेंगे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से कुछ बने, जैसे पॉन राधाकृष्णन था। अब पॉन राधाकृष्णन नाडर है, नाडर वो सदर्न तमिलनाडु में काफ़ी इंपॉर्टेंट कास्ट है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। आपके मुरुगन बने, वो दलित थे, अब वो दलित में आउटरीच शुरू हुआ। अभी जो आपके नागेंद्रन जो अब स्टेट प्रेसिडेंट नए होने वाले हैं, अब वो तेवर है। तेवर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन में, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट है वो कम्युनिटी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये इस तरह का सोशल इंजीनियरिंग भी बीजेपी कर रही है, इस तरह के चेहरों को प्रमोट करके अलग अलग कास्ट के प्रेसिडेंट्स पे अलग अलग कास्ट के जरूरत के हिसाब से बन रही है। तो नाडर में तो ऑलरेडी बीजेपी का अच्छा खासा बेस है,
उसके बाद तेवर में भी आप चेहरा बना के दे रहे हैं, तो वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इनको काफ़ी उसकी इनको होप है कि इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो एक राइवलरी कह सकते हैं अन्ना मलाई वर्सेस जीपीएस, जिसके कारण अन्ना मलाई को होना पड़ा, और सेम रीजन से आते हैं वो होगा। लेकिन लार्जर अगर उसमें आप देखेंगे तो ये बीजेपी का अपना एक सोशल इंजीनियरिंग का अपना एक मूव है। जी। आदित्य जानना चाहते हैं, गुजरात में जो अभी एआईसीसी की बैठक हुई उस पर आपके क्या विचार हैं? और वो कहते हैं हमने 2022 में भी ऐसी ही बैठक देखी थी, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन में अब तक कोई सुधार नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि अपने भाषण में भी राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है, आरक्षण की बाधा को तोड़ना। आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव के संदर्भ में क्या ये कहा जा रहा था? केवल बिहार चुनाव की बात नहीं है, मतलब अगर आप देखें राहुल गांधी का, मतलब वैसे कई सालों से, मतलब अब तो लोकसभा इलेक्शन के पहले से कास्ट सेंसस को उन्होंने मेजर बना दिया, सोशल जस्टिस कहते हैं उसको, एक मेन प्लैंक बना के चलना है। जबकि उन्होंने देखा कि अब असेंबली इलेक्शंस में आप देख ही रहे हैं, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। मतलब कास्ट सेंसस उसके पहले भी असेंबली इलेक्शन आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वही इन्होंने चला के रखा था मेन मुद्दा बना के, नहीं काम कर रहा है। लेकिन इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये असर करेगा, और ये इनको लगता है कि हिंदुत्व को काटेगा। तो ये जैसे सीताराम केसरी हुआ करते थे ना, सीताराम केसरी कहते थे कि मतलब कास्ट जो है सो रिलीजन का सबसे बड़ा हिंदुत्व का सबसे बड़ा काट है, वो अभी भी कांग्रेस में चल ही रहा है। तो इनको कास्ट सेंसस का नया एक मिल गया है, बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तेलंगाना में किया है, अब देखते हैं तेलंगाना में क्या होता है। मतलब आप पॉलिसी रोल आउट करो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्राउंड पे, तब लोगों को क्या वहाँ से निकल के आता है। लेकिन घूम फिर के वही, तो हमारे यहाँ जो एक 50 वर्ड का हमारे यहाँ एडिट जाता है, जी। जिसमें हमने कहा था कि अनदर एआईसीसी सेशन, अनदर अपॉर्चुनिटी वेस्टेड। यही सेशंस चलते रहते हैं, डिस्कशंस होता रहता है, लेकिन घूम फिर के फिर वही मुद्दे, जिन मुद्दों पे आप एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन हारते जा रहे हो, फिर भी आप उसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, ये सोचते हुए कभी ना कभी तो क्लिक करेगा। ये कांग्रेस को जरूरत है अपनी पॉलिटिक्स को री इमेजिन करने की, अपनी पॉलिटिक्स को एक नया लेके आइए, जिसको लोग उसके फ्रेश वे में देखें। वही पुरानी पॉलिटिक्स, वही पॉलिटिकल पिच। अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के बारे में रोहन जानना चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं आपको लगता है ममता बनर्जी 2026 का चुनाव जीत पाएंगी? देखिए, ये तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला, और किसको पता होता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं है। हमने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा, उनका टैली काफ़ी नीचे आ गया, और उसके बाद से इनफाइटिंग भी चल रही है। अब ये कहेंगे कि ठीक है, इनफाइटिंग तो टीएमसी में भी चल रहा है, कि अभी आपने देखा होगा सारे जी, व्हाट्सएप महुआ पे कैसे, मोइत्रा हाँ, और जी, कल्याण कल्याण बनर्जी। बनर्जी का जो चल रहा है। लेकिन वो इनफाइटिंग से मैटर नहीं करता, बिकॉज मेन फेस आपका ममता बनर्जी है। हम्म, तो ये इनफाइटिंग का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी में इनफाइटिंग है कि उससे ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी एकदम वीक होती चली जा रही है, और लेफ्ट में आपको कोई ऐसा इंप्रूवमेंट कहीं दिख नहीं रहा। कांग्रेस का भी कोई फोर्स है नहीं। तो ये जो एक तो स्प्लिंटर्ड अपोजिशन भी है वहाँ पे, और जो मेन अपोजिशन बन के बीजेपी उभरी थी, वो धीरे धीरे स्लाइड कर रही है। लेकिन चुनाव में अभी भी 1 साल है, हम्म, तो देखिए कितना ग्रुप रिग्रुप कर पाते हैं। जैसे हमें अब कहा जा रहा है कि अमित शाह अगले पूरे 1 साल जो है, कम से कम 2-2 दिन हर एक महीना गुजारेंगे वो। 2 दिन तमिलनाडु में, 2 दिन बिहार में, जी, 2 दिन वेस्ट बंगाल बंगाल। में। तो उससे देखिए क्या चेंजेज आते हैं। अभी 1 साल है। अनिल शुक्ला जानना चाहते हैं, संसद में वक्फ पर बहस के दौरान पूरे गांधी परिवार के चुप रहने पर आपके क्या विचार हैं? और वो कहते हैं कई रिपोर्ट बताती हैं कि मुसलमान नाराज हैं। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी हमेशा अपने समर्थक आधार को नाराज कर देते हैं? बिहार में वो कहते हैं जो अपर कास्ट हैं, जिनका उनका आधार 50% आरक्षण बढ़ाने की बात से एक तरह से नाराज है। देखिए, अपर कास्ट बीजेपी के साथ है नहीं। अब बिहार और की जो बात अपर कास्ट की बात कर रहे हो, जो पुराने कांग्रेसी थे, हम्म, 2% 3% टाइप के जो है, वो कांग्रेस के साथ है। हम्म, अदरवाइज अपर कास्ट मोस्टली मतलब अक्रॉस द कंट्री अलाइंड है बीजेपी से। तो उससे तो मैं रिलेट नहीं करूंगा इसको। लेकिन वक्फ की जहाँ तक बात की इन्होंने, हाँ, पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने नहीं बोला, शायद बोलना चाहिए था। लेकिन हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि उसकी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती थी कि गौरव गोगोई को असम में इलेक्शन है अगले साल, गौरव गोगोई को चेहरा बना के आप, और असम में सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स का, तो वक्फ पे उनको खड़ा कर दो। इधर नासिर हुसैन को अपने राज्यसभा में कर दिया, और बहुत सारे वहाँ पे कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस से नहीं है, मतलब अभिषेक सिंह भी कहें उसको, उनको देखें तो बहुत लोगों ने कांग्रेस की तरफ से बोला। सोनिया गांधी बोल सकते थे।
उन्होंने नहीं बोला। लोकसभा में फिर एब्सेंस की बात थी कि प्रियंका गांधी थे ही नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी अभी देखिए एआईसीसी सेशन में भी नहीं थी। वो अपरेंटली जी कोई रिलेटिव है जो कि काफ़ी बीमार है विदेश में, तो वहाँ उनको अटेंड करें, जो कि कांग्रेस वाले हमको कहते हैं। तो इसीलिए वक्फ में उनका एब्सेंस जोड़ा जा रहा था कि एक जो क्रिश्चियन और मुस्लिम वो जो चल रहा है केरला में, उसके कारण हट रही वो। लेकिन अभी जो लग रहा है कि नहीं, वो कुछ इश्यूज हैं, मतलब कुछ फैमिली में इश्यूज हैं जिसके कारण उनको बाहर जाना पड़ा। तो प्रियंका गांधी का तो वो एक्सप्लेनेशन कांग्रेस दे रही है, ये देखते हुए कि वो एआईसीसी सेशन भी उन्होंने अटेंड नहीं किया, और सही लग रहा है। राहुल गांधी बोल सकते थे लोकसभा में, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन्होंने हो सकता है एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी गौरव गोगोई को उठाया। लेकिन लोकसभा के बाहर ये लोग काफ़ी स्ट्रांगली बोले, मतलब राहुल गांधी ने भी बहुत स्ट्रांगली ट्वीट किया था जो हमने चर्चा की थी, जी और सोनिया गांधी ने भी बोला था। मैं इसी के साथ अयान श्रीवास्तव का एक क्वेश्चन है जो जोड़ना चाहूंगी। वो ये जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चरल खामी है कि वह अपने संगठन रणनीति आदि में कभी सुधार नहीं करती। वे हर साल प्रस्ताव पारित करते हैं लेकिन उन पर कभी अमल नहीं करते। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? और उसके साथ साथ वो कहते हैं उनकी रणनीति और संदेश में तालमेल क्यों नहीं है? वो एक नई रणनीति और संदेश के साथ आते हैं और फिर उसको उसके बारे में भूल जाते हैं। अभी से नहीं, काफ़ी सालों से ऐसे ही रहा है। आप जब से 2014 के बाद से स्पेशली देखिए, हम्म किस टॉपिक पे कितनी बार पार्लियामेंट डिस्टर्ब करते हैं, कई सेशन हम्म रहेंगे, फिर भूल जाते हैं। प्राइस राइज पे शुरू किया वो भूल गए, फिर अडानी पे शुरू करेंगे फिर वो भूल जाएंगे। मतलब चेंजेस होते रहते हैं हर एक सेशन में उनको। उसमें लीडरशिप का प्रॉब्लम है। लीडरशिप में आप ब्लेम करने के लिए आप नेहरू गांधी फैमिली को ब्लेम करेंगे। गांधी फैमिली बेसिकली वो टोटल कंट्रोल करता है। हम्म तो ये कंट्रोल से क्या हुआ था, अच्छा उनको सलाहकार जो है अब कोई है नहीं, मतलब सलाहकार हैं मोस्टली नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, या फिर ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे अब कोई मतलब कुछ उनका ग्रिप है एक्सपीरियंस नहीं। नहीं। अब मुझे समय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल है। अब उनको कितना उन्होंने नॉर्थ की राजनीति देखी है, वेस्ट की राजनीति देखी है, केरला के बाहर कब निकलो, लेकिन वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो। अब वो कितना गाइड करेंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। अब अभी जो यंगस्टर्स जो घेरे हुए हैं अभी राहुल गांधी या हो या प्रियंका गांधी को, अब जेएनयू से निकले और सीधे यहाँ के आके अब जो है सो मतलब आप डिसाइड करने लगते हैं कि अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। तो ये सब मेजर खामी, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसे कि जो बैठ के स्ट्रैटेजी पे बैठे और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सोचे। और दूसरा है कि जो हैं भी वो बोलते भी हैं तो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। जैसे अभी देखिए एआईसी सेशन अभी अहमदाबाद में हुआ, अब शशि थरूर का बहुत अच्छा भाषण था वहाँ पे, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने कहा, अगले दिन भी उन्होंने बोला कि उसमें कांग्रेस पार्टी को पार्टी बनना चाहिए पार्टी ऑफ होप, नॉट ऑफ रिजेंटमेंट। किस गुस्से की पार्टी नहीं, एक आशा की पार्टी बनिए। आप पार्टी में फ्यूचर नहीं बताइए कि आप क्या क्या देने वाले हैं हमें, पास्ट में ही नहीं अटके रहिए। आप बताइए आगे क्या करने वाले हैं आप। बहुत अच्छी बात थी उसमें। मनीष तिवारी ने फिर वहाँ पे बोला कि देखिए ये जो लोगों में, आप ये समझो कि लोगों में आकांक्षाएं जो होती है, सबको वेल्थ चाहिए, सबको धन चाहिए, सबको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ये एक नया इंडिया है। एस्पिरेशनल। अब उस एस्पिरेशनल इंडिया को अब क्या देंगे, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन का कहते हैं 50% हम डिसमेंटल कर देंगे। अरे कितना गवर्नमेंट जॉब बचा है, अब 50% रिजर्वेशन हटा लेते कितना जॉब उसमें क्रिएट होगा। तो ये पूरा अप्रोच चेंज करने के लिए कांग्रेस में लोग बोलना भी शुरू करते हैं, कुछ नहीं, उनको बस साइडलाइन कर दिया जाता है। तो जो राहुल गांधी को अच्छा लगे अब सब लोग उसी को पैरट करते रहेंगे, उसी लाइन को बोलते रहेंगे। ये कांग्रेस का बेसिकली मेन मुद्दा ये है। प्लस डिसीजन मेकिंग में देखिए, अब हरियाणा की, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हरियाणा में जैसे जो प्रेसिडेंट बने थे यहाँ के स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट, इलेक्शन के 2 साल पहले से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का लिस्ट ले लेके भेजे जा रहे थे आईसीसी अप्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि कुछ लोग हैं हरियाणा के जिनको कि वो सब पसंद नहीं है, तो नया डीसीसी प्रेसिडेंट बना ही नहीं पाए वो, क्योंकि ऊपर से अप्रूवल ही नहीं आया। होते होते इलेक्शन आ गया, हार गया, ऑर्गेनाइजेशन का पता ही नहीं। पहले ही मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं जैसे राहुल गांधी को सुनता था 2012 के, मेरे ख्याल से 2012 होगा जब यूपी इलेक्शन के बाद, मैं उस समय गया था सुनने के लिए, जो भी चुनाव हारे थे यूपी में। उन्होंने कहा था कि ऐसा एक मतलब रिवॉल्यूशन आएगा, आप सब देखोगे कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ठीक किया जाता है। आज 13 साल हो गए, अब तो यूपी में हमें कुछ देखने को मिला नहीं।
तो ऐसे नहीं चलता। देखिए फीडबैक मैकेनिज्म आपको कुछ नहीं है नीचे से, सब जो दिल्ली में बैठे हैं कोटरी है, वो जो उन्होंने कह दिया वही पार्टी का पॉलिसी होता है, नीचे से कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। ये देखिए बीजेपी से देखिए कितना अलग है। जैसे मैं बताऊं, जैसे अमित शाह एक बार बिहार गए थे, अभी नहीं कुछ साल पहले की बात है। अब वो बता रहे थे कुछ लोगों को पार्टी में कि देखो वहाँ पे, अब जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में थे तो वहाँ पे वो लोकल कोई लीडर मिलने आया और उन्होंने ऐसा उनको पढ़ा दिया कि इसमें केवल भूमिहार को ही क्यों टिकट मिलना चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी देर तक उन्होंने समझाया अमित शाह को, फिर कोई दूसरे नेता आए, फिर उन्होंने कुछ दूसरा ही फीडबैक दिया, उसने कहा किसकी बात सुन रहे हैं, कास्ट इक्वेशन ऐसे से होता है ना। अगर बीजेपी का उस समय के प्रेसिडेंट है अमित शाह, वो जाके नीचे जाके सबकी बातें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तक सुनना है, डिसाइड तो वो करे, लेकिन दोनों तरफ की बातें सुनना है वो, और तब किसी कंक्लूजन पे आता है, मतलब डायरेक्ट फीडबैक सिस्टम। यहाँ कितने लोग आके मतलब राहुल गांधी को एक पक्ष पता है या फिर उसका काउंटर बताए, कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस से जुड़े हैं। एक आखिरी कांग्रेस में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए क्योंकि घूम फिर के हम वही वी एंड अप मतलब वही डिस्कस करने लगते हैं हम कांग्रेस को ही लेके, तो थोड़ा सा आप लोगों से मेरी अपील रहेगी कि थोड़ा सा वैरायटी अगर क्वेश्चन में हो तो थोड़ा बेटर, थोड़ा मुझे भी मेहनत करना पड़े सोचने के लिए कि कुछ जाके मैं फैक्ट्स फिगर्स कुछ आंकड़े देख के आऊँ, तो थोड़ा हमारे लिए भी थोड़ा लाइफ टफ कीजिए कि आंकड़ों को इकट्ठा करूँ मैं और फिर मैं आपको बता पाऊंगा, थोड़ी वैरायटी हो जी कि कांग्रेस का अभी का जो नैरेटिव है घूम फिर के हम सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। लेकिन रह मैं जाता फिर है। भी आशीष का क्वेश्चन एक बार पूछ लेती हूँ। वो पूछते हैं कि असफलता का समर्थन करने से परिणाम नहीं बदलते, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस कहावत को गंभीरता से नहीं लेती। पार्टी हारे हुए घोड़े का समर्थन करने पर जोर देती है, जाति जनगणना जैसा मुद्दा उठाती है। आपको क्या पार्टी का कोई भविष्य नजर आता है? आपने काफी कुछ बताया, फिर भी देखिए अगर आप भविष्य तो अब कैसे अब रूल आउट कर सकते, अभी पार्टी है जो 20 से 21% सॉलिड वोट बैंक है, मतलब अब देखिए 2014 में इनका पूरा खत्म हो गया था, 2019 में खत्म हुआ, 24 में भी वोट परसेंटेज में 1% का अंतर है, लेकिन वो जो 20% है जो 2014 और 2019 में ही खत्म नहीं है। अगर जिस पार्टी के पास 20% ऐसी स्थिति में भी वोटर्स हैं, वो पार्टी खत्म नहीं होती। अब जहां तक दूसरी बात है इनके रणनीति की, देखिए इसमें एक ये है कि ये जो एक कांग्रेस में जो कन्विक्शन है ना कि कभी न कभी तो लोग या तो मोदी खुद ही हटेंगे, रिटायर करेंगे, या कभी न कभी तो लोग थक के एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो जाएगी कि बीजेपी को हटाएंगे। जब वो हटाएंगे तो हम एक पैन इंडिया, तो हम हमारा प्रेजेंस है तो हम ही को लाना है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो थॉट प्रोसेस है, वो और पार्टी को पीछे खींच रही है। सूरज जानना चाहते हैं, मोदी सरकार का ये तीसरा जो टर्म है, अभी तक किसी भी बड़े आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने से डरती है। हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बावजूद क्या वे आर्थिक सुधारों के चक्र को फिर से शुरू करेंगे या फिर यूपीए 2.0 की तरह पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति में चले जाएंगे? देखिए टोटल पॉलिसी पैरालिसिस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक सच है कि पिछले कई सालों से अब देखिए कौन सी नई स्कीम आई, कोई ऐसा कुछ आपको इनोवेटिव, कुछ नया प्रोग्राम, कुछ इमेजिनेटिव, जैसे पहले कुछ मेक इन इंडिया होता था या तो कुछ नया आपको कई सालों से दिख नहीं रहा। जो स्कीम पुराने चल रही है उसी पे बस चलता जा रहा है। तो एक लैक ऑफ इमेजिनेशन आपने देखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा फटीग लगता है जैसे आ गया हो, या कॉम्प्लेसेंसी कह लीजिए कि चल रहा है, चलने देता है। अब हो सकता है टैरिफ के बाद हो सकता है गवर्नमेंट फोर्स हो जाए अपना देखने के लिए कि हमें अपना और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, किस किस सेक्टर में कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि करें, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वही जो है कि रिफॉर्म्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका रिजल्ट देखने में कई साल लग जाता है, और आपको चुनाव में तुरंत चाहिए रिजल्ट कि इस चुनाव में अगर ये रिफॉर्म करूंगा तो इस चुनाव में फ़ायदा मिलेगा क्या। ये पहले नहीं था। अब जैसे मोदी गवर्नमेंट अगर वो फार्म लॉज लाई, कृषि वाला जो कानून था, अब वो था एक लॉन्ग टर्म उसका था, एग्रीकल्चर में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता लॉन्ग टर्म में, लेकिन उसको छोड़ दिया। उसके पहले आपने देखा होगा 2016 में लैंड एक्विजिशन वाला आया था, बहुत ही एक लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट होता, उसको भी छोड़ दिया। तो वो जो आपको दिख रहा था 2-3 साल पहले तक कि गवर्नमेंट में एक कि हम हैं और लॉन्ग टर्म विजन पे काम करेंगे, और उस तरह का सुधार लाने की भी कोशिश कर रहे थे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का, मतलब इट वाज बिग रिफॉर्म। लेकिन अब देखते हैं कि अब छोड़ दिया, अब ऐसा कुछ भी इनिशिएटिव अब नहीं देखते हैं। सब कुछ है कि अगला चुनाव किसी न किसी दूसरे मुद्दे से जीते जाएंगे। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप देखिए, आप होप कर सकते हैं कि शायद फिर से एक नया कुछ बदलाव, सोच में बदलाव आए और फिर से फोकस बने।
में आखिरी प्रश्न सिद्धार्थ मणिग्रही पूछना चाहते हैं, ब्रिटेन और स्पेन में विपक्ष ने यूक्रेन युद्ध या अमेरिकी टैरिफ जैसे मुद्दों पर सरकार का समर्थन किया। राहुल गांधी और ममता बनर्जी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को देखते हुए क्या इन दोनों को कम से कम बाहरी प्रतिकूलताओं जैसे युद्ध या टैरिफ आदि के दौरान सरकार को इस तरह का समर्थन नहीं देना चाहिए? ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मैच्योरिटी की जगह पूर्ण अविश्वास ने ले ली है। ये दोनों तरफ है, देखिए गलती दोनों तरफ की है। अपोजिशन को आप कह सकते हैं बहुत ही सिनिकल हो गई है, हर एक चीज़ में बस कांग्रेस सरकार को क्रिटिसाइज करना ही है। अब जैसे बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ, मोहम्मद यूनुस का, आप देख रहे हैं कि हमारे एक दूसरी तरह की सरकार आ गई है। अब राहुल गांधी अहमदाबाद में टॉन्ट कर रहे थे कि भाई उन्होंने आपकी इंडिया के बारे में ये कहा जब वो चाइना गए थे, तो आप उनके साथ बैठे हुए हैं। 56 इंच छाती कहाँ गई? या ट्रंप ने टैरिफ आप पे इतने इम्पोज कर दिया, 56 इंच छाती कहाँ गई है? तो ठीक है, आप अपोजिशन तो जाए भी ले रही है, आप कह सकते हैं, आप नेगेटिविटी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से भी देखिए कंसल्टेशन का प्रोसेस पूरा बैठ गया है। सरकार को कैसे अपोजिशन को लेके चलना है, वो सरकार भी ने पूरा ही एफर्ट ही खत्म कर दिया। कोई अपोजिशन को लेके जाने की जरूरत ही नहीं। हमें मैंडेट मिला है, हम अपोजिशन के बारे में क्या बॉदर करें। अब टैरिफ को लेके जैसे देखिए, टैरिफ ठीक है, दिक्कत है, आप इसमें कंसल्ट क्यों नहीं कर सकते अपोजिशन से बैठ के? आप बैठ के जब करेंगे तो शायद, चूंकि आप जब एक्सचेंज ऑफ व्यूज होगा तो हो सकता है अपोजिशन पब्लिक के बाहर जाके फिर आपको उस तरह से अपोज नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ आप इस बार अपने सेशन में भी सुना, चिदम्बरम और बाकी सब डिमांड कर रहे थे कि भाई अब टैरिफ पे आपका क्या रणनीति है। सारी रणनीति नहीं बताई जाती पब्लिकली, लेकिन ब्रॉडली कि ये यहाँ प्रॉब्लम है। आप एक सीनियर अपोजिशन लीडर्स अलग अलग पार्टी के साथ बैठ के अगर शेयर करेंगे तो उससे बेटर रिस्पॉन्स आपको अपोजिशन से मिलेगा। तो ये दोनों तरफ का प्रॉब्लम है। आपके इसी जवाब के साथ हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। हमें राजनीति से जुड़े अनेक राज्यों से आप अपने प्रश्न भेजें और हम उन सभी को लेकर उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।